हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है पूरी दुनिया से? इसका आंसर तो होगा यूनिलीवर, लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो आंसर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, तो यूनिलीवर ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में और जो अपने ट्वीट उसने किया है उसमें ये कहा है कि एक तो फेयर शब्द वो हटाएगा इस ब्रांड से, इसके अलावा जो तमाम उसके प्रोडक्ट हैं उसमें जो वाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्द हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की गई पुलिस के द्वारा, पुलिस ब्रुटैलिटी के दौरान, तो उससे नाराज होकर अमेरिका में और यूरोपीय देश में बहुत सारे देशों में आंदोलन चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब कि अश्वेतों का भी जीवन मायने रखता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि ये जो गोरा बनाने के नाम पर जो क्रीम जो बिक्री एक पूरा मार्केट है, वो किस तरीके से, वो भी एक तरह से जो अश्वेत हैं जिनका रंग थोड़ा गाढ़ा है या उतने गोरे नहीं हैं, एकदम वाइट नहीं हैं, तो उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है इनके प्रचार के द्वारा, और इनके जो कहने की जो बातें होती कि लाइटनिंग और वाइटनिंग और फेयर बनाने की बात जो होती है उसकी वजह से। तो इस जो ये सब बातें हैं वो पूरी दुनिया में काफ़ी डिस्कशन होने लगा और अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में इस पर काफ़ी चर्चा होने लगी, और एक तरह से लोग जो हैं इसके विरोध में खड़े हो गए कि एक तरह से ये जो अपने क्रीम का प्रचार करके और रंग भेद को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है, जबकि एक्चुअल में कोई गोरा तो होता नहीं है एक्चुअल में बात करें तो, और इनकी बिक्री बहुत होती है। अगर इनके क्रीम से कोई गोरा होने लगे तो फिर काला तो कोई रहेगा नहीं, अश्वेत कोई रहेगा नहीं, हर व्यक्ति जो है अंग्रेजों की तरह गोरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इन कंपनियों की जो बिक्री है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसी के दबाव में आकर जब लोगों उसने देखी, कंपनी ने देखा कि माहौल बहुत ख़राब हो रहा है उसके प्रति, तो उसने अपना नाम बदलने की तैयारी कर ली। तो निर्माता कंपनी है यूनिलीवर, तो उसकी भारतीय जो इकाई है उसने ये ट्वीट जारी किया। तो इस क्वेश्चन को मैंने प्रमुखता क्यों दी, क्यों पहले नंबर पर डाला है? क्योंकि अमेरिका में जो और यूरोप में जो ये अभियान चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो रंग भेद की जो छिपी हुई बातें थी वो सब अब उभर के सामने आई हैं और इसके खिलाफ प्रतिरोध हो रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन में, खासतौर पर यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामिनेशन में इन सब चीज़ों पर आपको व्याख्या करने को भी मिलेगा, तो आप इस चीज़ को भी डाल सकते हो। ओके, क्योंकि ये रंग भेद का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और एग्जामिनेशन के लिए तो ज़रूरी है ही, तमाम एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना को लेकर। चीनी आर्मी के खिलाफ किस देश ने अपनी सीमा यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है? आंसर होगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, चीन की एशिया में जो बढ़ती हुई दादागिरी है उसके खिलाफ अमेरिका ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। वहाँ के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, तो उन्होंने कहा है कि हम तय करेंगे कि हमारी सेना ऐसी हो कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है उसको कहते हैं पीएलए, तो उसका मुकाबला किया जा सके। और माइक पोम्पियो ने यह भी कहा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे जो एशियाई देश है उसको चीन से काफ़ी खतरा हो रहा है, और उसी के मद्देनज़र अमेरिका दुनिया भर में जो अपने सैनिक हैं उसकी तैनाती की समीक्षा कर रहा है, और अलग अलग जो देश में उसके सैनिक हैं उन सबको लाकर अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए, चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए एशिया में ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करेगा। देखिए, माना जा रहा है कि अमेरिका जो है, जो जर्मनी में तैनात हैं अभी 34,500 सैनिक, उनमें से 9,500 सैनिकों को तुरंत ही एशिया में तैनात करेगा। और अमेरिका का ये जो कदम है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे वक्त में हो रहा है ये जब चीन ने भारत के पूर्वी लद्दाख में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के का जो बॉर्डर कह लीजिए उसको, तो उसमें काफ़ी टेंशन चल रहा है। और दूसरी ओर चीन जो है वो वियतनाम और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, इन सब के साथ भी टेंशन ले रहा है साउथ चाइना सी को लेकर। अच्छा, माइक पोम्पियो ने एक और बात कही है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, तो उनके निर्देशों पर ही ये सब समीक्षा की जा रही है
और इसके तहत अमेरिका जो है जर्मनी में जो तैनात हैं सैनिक करीब 52,000 से ज़्यादा, तो उनमें से काफ़ी संख्या वो घटा रहा है। अभी तो घटाकर वो 35,500 के आसपास कर लिया है, तो और भी घटाता जाएगा और वो सब इधर ही डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अच्छा, मीडिया में कई सोर्सेज से ये लिखा गया है, मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि इनमें से बहुत सारे जो सैनिक हैं उनको हिंद महासागर में स्थित है एक जगह ड्यूगार्शिया, तो वहाँ पर तैनात किया जाएगा करीब 9,500 सैनिकों को। इसके अलावा ताइवान में भी सेना तैनात की जा सकती है। ताइवान से भी काफ़ी टेंशन चल रहा है। ओके, और पहले से जापान और दक्षिण कोरिया में तो तैनात है ही। अच्छा, डियो गार्शिया जो एक जगह है हिंद महासागर में, वहाँ पर तैनात हो रहा है, तो उसका मैप मैं दिखा देता हूँ। मेरे बगल में देख रहे हो, हिंदुस्तान से ठीक नीचे काफ़ी दूरी है, लेकिन वहाँ पर ये तैनात होगी सेना। ओके, तो और डिटेल देखिए, अभी जो टेंशन चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, उस दौरान बीच में कुछ दिनों तक अमेरिका बिल्कुल शांत हो गया था और इंडिया को रसिया के पास जाना पड़ा था, और रसिया जो है, रूस जो है, वो इसमें भूमिका निभा रहा था और देखा गया कि इसका बहुत ज़्यादा कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। टेंशन ऑलरेडी बरकरार है, बातचीत ज़रूर हो रही है। इसी बीच रशिया के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए अमेरिका भी अब एक्टिव हो गया। उसे लग रहा है कहीं इंडिया जो है कहीं रसिया के पाले में ना चला जाए, तो अपनी उसने एक तरह से तैयारी कर ली। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो जंग हुई थी, युद्ध हुआ था, उस दौरान काफ़ी स्थिति इंडिया की ख़राब थी और चाइनीज़ आर्मी लगातार लद्दाख में आगे बढ़ती जा रही थी। उधर आपको अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ती जा रही थी, इंडिया की ओर चली आ रही थी। तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया भर से मदद मांगी थी। दुनिया भर के लोगों को, जो नेता हैं, उन सबको लेटर लिखा था और लेटर अमेरिकी प्रेसिडेंट तत्कालीन जो जॉन एफ कैनेडी थे, उनको भी लिखा गया था। इसके बाद अमेरिका ने फ़ौज रवाना कर दी थी। अमेरिकी जहाज़ों से भारी मात्रा में असलहे, गोला बारूद, ये सब कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँचने लगे थे। और जैसे ही ये सब खबर मिली, उसके कुछ ही दिनों में चाइना ने जो है अपने जंग को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था और सेना जो है काफ़ी जो अंदर आ गई थी वो पीछे चली गई थी, जो अभी LAC है उसके पास चली गई थी, वरना उस समय तो काफ़ी अंदर आ चुकी थी। ओके, तो ये माना जा रहा है कि लद्दाख में जो चीन से जो तनाव हो रहा है, तो अमेरिका की तरफ से एक अच्छा संकेत आया है। अच्छा, इधर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी चीन को चेतावनी दी है और कहा है कि लद्दाख से जो अब LAC है उसके पास से अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट जो है पीछे करें। और कल मैंने जैसा बताया था कि चीन ने डेप्सांग जगह पर भी टेंशन शुरू कर दिया है। वहाँ पर वाई जंक्शन है, बॉटल नेक एरिया है, वहाँ पर चाइनीज आर्मी घुस आई है और बहुत बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट हो गया है। सैन्य उपकरण वहाँ पर कर दिए गए हैं, तो चौथा फ्रंट खुल गया है। तो उसके बारे में मैंने कल डिटेल में बताया था, नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखना, काफ़ी विस्तार में है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आकाशीय बिजली गिरने से 25 जून को किन राज्यों के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? ये बहुत बड़ी घटना है। आंसर होगा डी, यानी बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और सबसे ज़्यादा जानें गई हैं बिहार में, 100 लोगों की जान गई है। और बताया ये जा रहा है, मीडिया में अलग अलग आंकड़े हैं, तो एक आंकड़ा कह रहा है कि 135 से ज़्यादा लोगों की टोटल मौतें हुई हैं इन चारों राज्यों में, और बिहार में सबसे ज़्यादा 24 जिलों में 100 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 24 मौतें की खबर है, झारखंड में 8, पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की जान जाने की सूचना आई है। तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये ठनका या कहें तो आकाशीय बिजली गिरती कैसे है और कितनी ये काफ़ी मजबूत होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर हर दिन तकरीबन 80 से 90 लाख बार बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है। और बिजली गिरने के तुरंत बाद ही उस जगह का तापमान 27,000 से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है, डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और एक सामान्य बिजली में जो आसमान से बिजली गिरती है उसमें 10 करोड़ वॉट होता है। ओके, 10 करोड़ वाट। और लंबाई में मापी जाए तो इसकी लंबाई बिजली की 8 किलोमीटर तक होती है आसमान से धरती के बीच में। और कैसे होता है ये ठनका, कैसे होता है? तो बादल जब टकराते हैं उसकी वजह से बहुत एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी जो नीचे आती है। और बचने के लिए वही है कि अर्थिंग करना चाहिए लोगों को घरों में,
ओके। अच्छा, बिहार सरकार ने बिजली से लोगों को बचाने के लिए पिछले साल अगस्त में अर्थ नेटवर्क एक कंपनी है उससे 4 साल का एक करार भी किया था, और इस कंपनी ने इंद्रव्रज नाम का एक ऐप बनाया हुआ था। इंद्रव्रज नाम ध्यान रखना आप। और उसमें जो है वो बिजली गिरने से 30 से 45 मिनट पहले ही अलार्म मिलने लगता है। तो ये एक कदम था, लेकिन ये तो ऐप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में गैस के कुएं में आग के मामले में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑयल इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा 25 करोड़ रुपए। ओके, देखिए एनजीटी का कहना है कि कुएं में जो आग लगी है उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुआ है। असम के बागजान में ये स्थित है ये गैस का कुआं, और पिछले महीने यानी मई में इसमें गैस का रिसाव शुरू हो गया था एक्सीडेंटली। उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका और 9 जून को इसी महीने उसमें आग लग गई थी। आग जो है वो बेकाबू हो गई है और बहुत आसमान तक, ऊंचाई तक आग चली जा रही है। फोटो भी मेरे बगल में आप देख रहे होंगे। ओके, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये जो है कुआं है, गैस का कुआं, 2 दमकल कर्मी मारे जा चुके हैं, अभी भी आग लगी हुई है। पास में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको। तो ये हुआ है, ये एक बड़ी घटना है। अच्छा, एनजीटी ने ये फैसला किया है। चेयरपर्सन कौन है अभी इस वक्त एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस AK गोयल, मुख्यालय दिल्ली में है। ओके, और असम में ये बागजान जो गैस का कुआं है वहाँ है असम में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, वहाँ की राजभाषा क्या है? असमिया, और राजधानी दिसपुर है। ओके, अच्छा आप बताइए असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। PDF डिस्क्रिप्शन देख लेना, नोट्स के साथ है। 2019 का भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, वहाँ से भी ले सकते हैं 2019 का। 2020 का तो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ष 2020 में भारत की GDP में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया है? मतलब भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी कितनी? आंसर होगा 4.5% की गिरावट आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में, या कहें GDP में। और ये 1961 के बाद ये ऐसी स्थिति होगी, तब 6 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलने जा रही है। इसका अनाउंसमेंट जो है IMF की जो मुख्य अर्थशास्त्री है, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन, उन्होंने की है। इसी सप्ताह एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है अपडेटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो। तो उसी में ये कहा गया है कि पिछली छमाही में जो वायरस यानी कोविड-19 का जो असर हुआ इकोनॉमी पे, वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा गंभीर है। इससे पहले जो अनुमान लगाया था IMF ने, उससे भी ज़्यादा स्थिति खतरनाक है पूरी दुनिया में और इंडिया में भी। तो कोरोना वायरस महामारी और इसके रोकथाम के उपायों के चलते अधिकांश जो है आर्थिक गतिविधियां वो ठप हुई, और उसी की वजह से ये गिरावट हुई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में तो 2020 में जो है वो 4.9% की गिरावट आएगी। ओके, पूरी दुनिया में 4.9%, जबकि इंडिया की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था 4.5% गिरावट आएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन और उसके आंसर में बताया। हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 में फिर से जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से आएगी, बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी उस वक्त। लेकिन जो कोरोना वायरस है उसको लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर जो भी प्रोजेक्शन किए गए थे वो सब फेल हो रहे हैं। पहले ये माना गया था कि 3 महीने रहेगा, फिर माना गया 6 महीने रहेगा, और हम लोग जो देख रहे हैं अभी लगातार, जैसे ट्रेनें जो हैं वो अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। जो रेगुलर ट्रेनें थी, केवल स्पेशल ट्रेन ही चलेगी इंडिया में। इसके अलावा जो तमाम एग्जामिनेशंस हैं CBSE के, वो सब भी अब जो है स्थगित कर दी गई हैं। तो एक तरह से देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 का असर काफ़ी लंबे वक्त तक देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था लंबे समय तक, हो सकता है 2021 तक भी स्थिति खराब देखने को मिले। इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर होगा त्रिपुरा। ये कोरोना वायरस के मद्देनज़र शुरू की है, क्योंकि पढ़ाई वगैरह तो चल नहीं रही है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं,
तो ऐसे में इस योजना के तहत जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों को एक तरह से साथ लाया गया है। व्हाट्सएप, SMS इन सब माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, वीडियोस भेजे जाएंगे, उसके माध्यम से उनको ज्ञान दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा। ये कोशिश एक की है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और कैपिटल क्या है? अगरतला। ओके, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हॉलीवुड से जुड़े जोएल शूमाकर काफ़ी मशहूर रहे हैं, उनका निधन हो गया 22 जून 2020 को। तो किस रूप में जाने जाते थे? मतलब उनका वो क्या ऐसे व्यक्ति थे, क्या कर रहे थे जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर थे? क्या थे? आंसर होगा निर्माता और निर्देशक। ओके, फिल्मों के वो निर्माता थे और निर्देशक थे, प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे। ओके, उन्होंने अपने करियर में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की, जैसे द लास्ट बॉयज़, फॉलिंग डाउन, द बैटमैन की 2 फिल्में की थी उन्होंने। एक फिल्म थी द फैंटम ऑफ द ओपेरा। तो काफ़ी अच्छा काम किया था, निर्देशन किया था, तो उनके लिए उसके लिए उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो वो कब मनाया जाता है ये दिवस? आंसर होगा 26 जून को। और इस साल की थीम क्या है इस दिवस की 2020 की? तो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ओके, देखिए हर साल यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम तो ये इस थीम को चयन करता है। उद्देश्य यही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं की मुक्ति पाना और समाज में जागरूकता लाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में कहेंगे इसे इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जून। ओके, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य यही है यातना के अपराध के खिलाफ बात करना और दुनिया भर में पीड़ितों के समर्थन में आगे आना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस लोक कलाकार के नाम की घोषणा की है? आंसर होगा गुलाबबाई संगमनेरकर। ओके, 24 जून को महाराष्ट्र सरकार ने इस नाम की घोषणा की है और ये अवार्ड जो है वो लोक कलाकार को दिया जाता है। लोक कला के लिए इनको दिया गया है। 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना साहिब किर्लोस्कर पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा मधुवंती दांडेकर। ओके, वो अनुभवी थिएटर एक्ट्रेस और सिंगर हैं और इन सब अवार्ड्स की घोषणा, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अवार्ड और ये भी अवार्ड, उसकी घोषणा महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री अमित देशमुख ने की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये पुरस्कार किसने दिया? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। ओके, ये दिया है। ई पंचायत में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कनेक्टेड है और उसमें जन्म, मृत्यु पंजीकरण सहित बहुत सारे जो भी काम होते हैं ग्रामीण पंचायतों के, तो वो सब ऑनलाइन काम होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। ओके, गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन से भी इसे ले सकते हैं आप PDF। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।